तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अचीवर्स पॉइंट पे। थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी क्लास जो है डिस्टर्ब हो गई, उसके लिए जो है खेद है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके हर किसी टाइप के लिए गए हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश की जानकारी से संबंधित दिया गया है। आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश में आंवले की खेती, आप सभी को बताना है क्या आपका उत्तर प्रदेश की आंवले की खेती सर्वाधिक उत्पादन आपका कहाँ पर होता है। ठीक है, आप सभी को क्या रखना है, आपको बताना है कि आंवले की, ठीक है, आंवले के बारे में बताना है सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो सभी लोग आंसर करते हैं जल्दी से कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रतापगढ़ में जो है सबसे ज्यादा जो है आंवले की खेती की जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज थोड़ी सी क्लास जो है लेट हो गई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है। आप सभी को बताना है साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है। निजी संपत्ति, पूंजीवादी वर्ग, धर्म या मूल्य। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। 92 का इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करें सभी लोग कि साम्यवाद। साम्यवाद यानी कि जिसे मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो है सबसे जो कहने समाज का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानते हैं वो लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति। देखो आपने कम्युनिस्ट आपने एक पार्टी का नाम सुना होगा, सीपीआई। ठीक है, इसलिए इसको कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। इसी को आपका हिंदी में कहते हैं साम्यवादी सोच। इन्होंने समाज के दुश्मन को 4 चीजों को बताया है। आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, श्रम की तानाशाही, समाजवादी समाज, ठीक है, और साम्यवादी समाज। इनके जो 4 चीजें हैं, और इन्होंने दुश्मन बकाया निजी संपत्ति का बनाने को इन्होंने क्या बताया है, गलत बताया है। ठीक है, अभी हाल में ही आपने सुना होगा त्रिपुरा के जब मुख्यमंत्री रिटायर हुए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जब आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे, तब उनके पास अपना अपना खुद का बंगला नहीं था। आपका खुद का बंगला नहीं था, तो वो पार्टी के ऑफिस में रहने लगे। तो वो आपके क्या थे, कम्युनिस्ट नेता थे। तो कम्युनिज्म की जो सोच है वो निजी संपत्ति को कलेक्ट करने के खिलाफ है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एकाधिकार शब्द किससे संबंध है। ठीक है, एकाधिकार शब्द किससे संबद्ध है। पूंजीवाद से, साम्यवाद से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, या साम्यवाद से। तो अगर हम बात करें इसका एकाधिकार शब्द का, जो है एकाधिकार किसमें होता है, एकाधिकार किसमें आपका होगा। ठीक है, देखो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी उसमें आपका एकाधिकार होने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, कैसे एकाधिकार होगा, जैसे आपने आपका इस समय जो जियो चल रहा है, जियो जो आपका सिम कार्ड चल रहा है, पहले इसने क्या किया था, आपका फ्री सेवा उपलब्ध कराई थी। ठीक है, फिर उसने आपका रिचार्ज को हल्का सा सस्ता किया, आपका जैसे कि 299 के करीब कर दिया। फिर उसके बाद में आज जो है वही रिचार्ज आपका कितने का है, 500 रुपए का है। लगभग आपका कितने का, 500 रुपए का है। तो लेकिन जब उसने जो फ्री व्यवस्था चलाई, तो उस समय मौजूद सभी जो आपकी कंपनियां थी उसके आगे नहीं टिक पाई। और आपका जैसे कि आपका जेनफोन आया था, आपका वर्जिन फोन आया था, प्रीपेड आया था, रिलायंस रिलायंस था, वो सब क्या हो गए, धराशायी हो गए। या तो उन्होंने मर्ज करना पड़ा पड़ा किसी और के साथ में, या फिर आपका उन्होंने अपनी व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो इसी को कहते हैं आपका एकाधिकार। तो पूंजीवाद जो है हमेशा क्या लाता है, एकाधिकार लाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति की अनुशंसा यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य मुख्य न्यायाधीश, या फिर मंत्री परिषद। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएं सभी लोग। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसकी अनुशंसा पर आपका लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। क्या हो जाएगा आपका, इसका मंत्रिपरिषद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
और ये किस आर्टिकल में दिया है, ये आपके बात दी गई है आर्टिकल 85(2) में, ठीक है। किसमें दी गई, 85(2) में इस बात को कहा गया है कि आपका राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन अनुशंसा कितनी होगी, किसकी होगी, आपकी मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। जब आपका किसी का बहुमत ना रह जाए या फिर टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो इसका जो है उसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। एंड्रेनलिन या थायरॉक्सिन, वेसोप्रेसिन या इंसुलिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नमस्ते अभिषेक साहब, जल्दी आया करें। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 96 का। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, एंड्रेनलिन जो आपका हार्मोन होता है, जो क्या आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। इस हार्मोन का श्रावण आपका एक विशेष समय होता है, जब इस हार्मोन का श्रावण कब होता है, कब सेक्रेट होता है, जब आपको डर लगे, जब आपका तनाव हो, ठीक है, जब आपके अंदर तनाव व्याप्त हो या आपका कहीं अपमान हो जाए, तो ऐसे समय पर आपका क्या होता है कि इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है। शरीर जो है इस समय पर क्या करता है, अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो आपातकालीन परिस्थिति में जो ऐसा हार्मोन जो है आपका क्या कहलाता है, इसी को हम जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निशा बिल्कुल सही आंसर बताया, गौतम तिवारी बिल्कुल सही आंसर, अमित मिश्रा बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग भी अभी ऑनलाइन है सभी लोग क्या करें, एक बार लाइव सेशन को सभी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम जो है आ रही है इस समय, उसकी वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो जाती है। कल से इसकी व्यवस्था पहले से करके रखेंगे सही करने की। रक्त में हीमोग्लोबिन सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है, ठीक है। देखो आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है इसमें एक प्रोटीन जो है ऑलरेडी मिली होती है, ठीक है। उसमें भरपूर में कौन सा पाया जाता है, देखो हीमोग्लोबिन में आपकी हीमो नाम की प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आपकी हीमो नाम की प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें प्रोटीन होती कौन सी है। तो इसमें हीमो यानी कि आपका इसका सही आंसर हो जाएगा लौह तत्व। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और यही आपका प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने में भी होता है, ठीक है। इसी को आपका टेट्रामर प्रोटीन भी, ठीक है, कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका टेट्रामर प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखें यहाँ सभी फैक्ट को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखिए आपको मिलान करना है, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। अब इसका आप मिलान करिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। सबसे पहले आपका एस्कर्बिक एसिड, आपका एस्कर्बिक एसिड जो होता है किस विटामिन का नाम होता है, जल्दी से आंसर करें सभी लोग। महेंद्र साहब आंसर करें। देखो आपका एस्कर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का, ये आपका किससे मिलेगा, 4 से मिलेगा। आपका A4 3 जगह यानी कि डी वाला नहीं होगा। आपका क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल की मुख्यतः आपको किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है, पिगमेंट होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1। अब देखिए बी किसमें 1 है, आपका इसमें नहीं है तो आपका ये कट हो जाएगा। फिर उसके बाद में कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड क्या होता है, एक शामक होता है, यानी कि एक शामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखो सुपर ऑक्साइड डिसोमेटेस, ये आपका एक एंजाइम होता है। तो आपको क्या करना है, सी आपका 2 हो जाएगा और डी आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, आपका देखिए सी B1 यहाँ पर है, C2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने सी आंसर दिया बहुत बढ़िया। तो सभी लोग एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी ज़्यादा लोग जो हैं क्लास में आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से
सब्सक्राइब करने की जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अपने आप को टेस्ट जरूर करते रहा करें कि आपने कितना सही कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे महेंद्र बाबू। तो देखिए इसमें बताना, इसमें लौह अयस्क कौन सा है, यानी कि आपका जो आयरन ऑर्स होते हैं उनका, उनमें वो कौन सा अयस्क है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डोलोमाइट, सेंधा नमक, लौह उल्का, गैलेना या साधारण कच्चा सीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। देखिए अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो लौह उल्का इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका मेनली आपका लौह उल्का खनिज जो है आपका लोहे का अयस्क है, मुख्यतः आयरन कार्बोनेट। इसमें इसका फार्मूला लौह उल्का किसे कहते हैं आपका, Fe CO3 को जो कहते हैं आपका लौह उल्का, इसका क्या हो जाता है, आयरन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। डोलोमाइट इसका अयस्क नहीं है, सारे लोग ध्यान दें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें लगभग 48% जो है आपका लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं, ठीक है। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसान, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। तो बात करें, देखो मैंने आपको कई सुबह वाली वीडियो में बताया था कि आपका जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम आपका केंद्र की बात करें तो केंद्र में क्या हो जाता है, केंद्र में आपका होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपके प्रोटॉन हो जाते हैं, सॉरी प्रोटॉन हो जाते हैं और न्यूट्रॉन हो जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे वही आंसर हो जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंचल बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, रोली बिल्कुल सही आंसर बताया, और डेली आंसर दिया करिए। गौतम तिवारी बिल्कुल, नेमिस मिश्रा बिल्कुल सही आंसर बताया। मॉर्निंग की क्लास में आप सभी लोग आया करिए, क्योंकि जो है काफी लोग जो है मॉर्निंग की क्लास में नहीं आते हैं, ठीक है। सानू वर्मा बिल्कुल सही आंसर बताया, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो इससे पहले ये जान लें कि देखो फोटॉन क्या होता है। फोटॉन आपका सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में अवरक्त किरणों में आता है, ठीक है, प्रकाश में अवरक्त किरणों में होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए भाई, आपको ट्रांसफार्मर की हिंदी नहीं पता तो जान लीजिए, आपका प्रेरणा मित्र जो है ट्रांसफार्मर के हिंदी के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो जल्दी से आंसर करें कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है किया जाता है एसी वोल्टता बढ़ाने में, डीसी वोल्टता बढ़ाने में, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलने के लिए, एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करें, और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी आप प्रश्न का आंसर करेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो देखते हैं भाई किसने आपका सही आंसर बताया। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर कहाँ लगाए जाते हैं। देखिए एक तो आपका प्लांट के पास में आपका जो आपका बिजली के प्लांट होते हैं, जिसे हम पावर प्लांट कहते हैं, पावर प्लांट पे आपका एक ट्रांसफार्मर रखा होता है, उसे कहते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये लाइन आती है जहां पर से आपका कनेक्शन दिए जाते हैं, यहाँ पर जो छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है फार्मूला, इसे कहते हैं हम आपका स्टेप डाउन ट्रांसफर। ध्यान दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान करिए, मॉर्निंग की क्लास में मैंने बताया था सभी को। देखो एसी की वोल्टता बढ़ाने में, एसी की वोल्टता बढ़ाने में आपका इसका उपयोग किया जाता है।
यहाँ पे स्टेप अप इसलिए होता है कि क्योंकि यहाँ पे करंट को कन्वर्ट किया जाता है आपका वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और लाइन में प्रवाहित कर दिया जाता है। फिर आपका क्या किया जाता है, यहाँ पर जैसे ही ट्रांसफार्मर यहाँ पर आता है तो स्टेप डाउन कर देते हैं 11,000 की लाइन को, 11,000 की वोल्टेज की लाइन को क्या करते हैं, किसमें बदल देते हैं, यहाँ पे 11,000 की वोल्टेज की लाइन को तुरंत आपका बदल करके 400 वोल्ट की लाइन में ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप डाउन यानी कम करने के लिए, यहाँ पर स्टेप अप को यानी बढ़ा देने के लिए। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक एक चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे आपका वैद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलने के लिए हीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हीटर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए आपका रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्यादा सानू खुश होने की जरूरत नहीं है, सबका गलत हुआ है, लेकिन आप सभी लोग जान ले, हम एक एक बात को आपको जो है क्लियर करके एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन केंद्र उद्योग केंद्र के रूप में माना जाता है। तो जल्दी से बात करें। ठीक है, पूरे मंडल की बात कही गई है। अगर यहाँ पर कहा गया था सिर्फ एक जिले की तो जिला होता शाहजहांपुर, लेकिन मंडल की अगर किस मंडल को विश्व में उत्कृष्ट, तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिर्जापुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका, मिर्जापुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सभी लोग जो हैं ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन को बताते रहें जल्दी से जल्दी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1 जूल, ठीक है, 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल के बराबर होता है। जल्दी से आंसर करें सभी लोग, और साथ ही साथ सेशन को शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि क्लास जितनी बड़ी होती चली जाएगी और क्लास उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। बस आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ एक है कि आप चैनल के साथ में कैंडिडेट्स को जोड़िए, आपका जितने स्टूडेंट्स को जोड़िए, और हम आपको जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आपका जो भी जिन लोगों का लोअर पीसीएस निकला है उनके लिए इंटरव्यू क्लासेस के लिए भाई बिग गाइड करेंगे। मेरा भी इंटरव्यू है, लोअर पीसीएस को 2-2 इंटरव्यू है हमारे पास। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि आप सिर्फ हमारा सहयोग करिए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको बताना है 1 जूल के बराबर क्या होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका, 1 जूल के बराबर क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, न्यूटन मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जूल बराबर आपका न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 न्यूटन मीटर के भी बारे में पूछा जाए तो केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या बराबर 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है, आपने सुना होगा, एक फार्मूला याद किया होगा आप सभी लोगों ने, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन क्या है, बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाता है और आपका विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, न्यूटन मीटर, ऐसे निकल आता है। तो देखिए आपका कुछ लोग जो एक्सप्लेनेशन से दुखी होकर के चले जाते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन ही आपकी कामयाबी का आधार होगा। वरना प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है, सारे लोग खरीद लें और पढ़ लें घर पे। सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको ही क्या कर सकते हैं, आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। ठीक है, चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय तरफ बल, अनुदैर्ध्य बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आंसर करें सभी लोग कि क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए आपका सूर्य में आपका क्या है, आपका चुंबकीय बल होगा, गुरुत्वीय बल होगा, अनुदैर्ध्य बल होगा, या फिर आपका विद्युत चुंबकीय बल होगा। जल्दी से आंसर कर सकते हैं आप सभी लोग। देखिए आपका सभी को पता है कि आपका प्रत्येक ग्रह
आपका सूर्य के चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये सभी जो हैं आपके क्या रहे, आपके सभी ग्रह जो हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, इससे जुड़े हुए हैं, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपके जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से आपका पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपका पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ठीक है। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्णांधता, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? आप सभी को बताना है कि वर्णांधता का दोष किस किस लेंस के प्रयोग द्वारा जो है दूर किया जाता है। सभी लोग आंसर करें। अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, सिलेंडर लेंस द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी आंसर करें सभी लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। देखिए ध्यान दीजिए कि वर्णांधता जो होता है आपका कैसा रोग होता है, आपका जेनेटिक प्रॉब्लम से होता है, ठीक है। वर्णांधता किससे होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम से होता है। तो इसीलिए वर्णांधता को किसी भी लेंस के द्वारा जो है दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। वर्णांधता को किसी भी आपके लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। अवतल लेंस का प्रयोग जो है आपका दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, उत्तल लेंस का आपका निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, और का सिलेंड्रिकल जो दोष होता है आपका, वो आपका क्या होता है कि कलर विजन, जिनमें दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम्स का, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। आप सभी को बताना है, जल्दी से आंसर करें कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। किसका होता है? प्रवर समिति का होता है, प्राक्कलन समिति का होता है, प्रधानमंत्री, या फिर लोक लेखा समिति का। जल्दी से आंसर करें सभी लोग, क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए भारत की जो लोक लेखा समिति होती है, ठीक है, भारत की जो लोक लेखा समिति होती है, जो आपका खर्च और खर्च और आय का ब्यौरा रखती है, खर्च और आय का ब्यौरा रखती है, उसका उसका जो है उसी का मार्गदर्शक होता है, उसी का जो है उसी का मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति में जो है आपके राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपके पक्ष और विपक्ष के दोनों ही सदस्य सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, सभी जल्दी से आंसर करें कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप विद्युत प्रतिरोध तापमापी, ठीक है। आपको बताना है कि बहुत उच्च तापमान मापने के लिए कितने डिग्री का हम प्रयोग करते हैं, सॉरी किस तापमापी का हम प्रयोग करते हैं, जल्दी से आंसर करें। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कि ये जो आपका पायरोमीटर होता है, ठीक है, आपका क्या होता है पायरोमीटर, इसे क्या कहते हैं हम, ठीक है, पायरोमीटर कहते हैं इसे। पायरोमीटर के जो है, पायरोमीटर से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं, आपका बहुत उच्च तापमान लगभग 2000 डिग्री से भी हम ऊपर जो है इसको हम माप सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरीके से आपका अगर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की अगर हम बात करें तो आप 200 डिग्री से लेकर के आप क्या कर सकते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। और तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न दिया गया इसमें आपको मिलान करना है,
इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो जल्दी से आप सभी लोग मिलान करिए कि शीशम का पेड़ जो है किससे, आपका शीशम की जो लकड़ी है किससे प्राप्त करते हैं, जो पतझड़ी वन है, शुष्क वन में होती है, अल्पाइन वन में होती है, या फिर आपका गरान वन में होती है, झाड़ी, ठीक है। तो आपको जल्दी से बताना है कि इसका जो है सही से आपको मिलान करना है। देखो शीशम का जो पेड़ है, शीशम का पेड़ जो है आपका समताप माप, ध्यान रखिए आपका, जहां पर आपका एक जैसा मौसम रहता है, ठीक है, आपका एक जैसा मौसम रहता है वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, शीशम जो है आपका पतझड़ी वन में मिलते हैं, ठीक है, आपको किस में मिलते हैं, पतझड़ी वन में मिलते हैं शीशम के पेड़। झाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेंगी, झाड़ियाँ आपको ज़्यादातर आपको शुष्क, आपका जैसे जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो शुष्क एरिया होगा, गर्मी वाला एरिया होगा, तो वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, झाड़ियाँ मिलेंगी। अब देखिए सुंदरी वन आपके कहाँ मिलेंगे, आपके गरान में मिलेंगे। गरान का मतलब आपका जहाँ पे खारा क्षेत्र होगा, जैसे कि आपका कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में आपका क्या मिल को कहते हैं हम गरान, ठीक है। गर तो ऐसी एरिया में जो कच्छ की खाड़ी है, ऐसे में कहा आपका सुंदरी वन, इसी को हम मैग्रोव कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, मैग्रोव वन कहते हैं इनको। मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, गरान में पाए जाते हैं। आपके बुर्ज जो पाए जाते हैं ये आपके क्या जाते हैं, आपके अल्पाइन में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, आपका ए जो है मिलाना, आपको 3 से मिलाना है। तो ए जो है 3 किसमें, डी, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक एक चीज को आपको समझिए, शीशम जो है आपका पतझड़ी वन है, अपने एरिया में पाया जाता है। झाड़ियां जो है आपका जहाँ गर्मी होती है तो वहां पाए जाते हैं। बुर्ज आपके अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं, शंकुधार जो आपके पेड़ होते हैं। और सुंदरी यानी मैग्रोव वन आपके खारे क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी हो गया, आपका सुंदरबन का डेल्टा हो गया, तो वहां पर पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, जल्दी से आंसर कर सकते हैं आप सभी लोग। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, या फिर 60 होनी चाहिए। जल्दी से आंसर करें सभी लोग, और साथ ही साथ सेशन, लाइव सेशन को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करते रहे। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, जो आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जब आपका अल्पमत में सरकार आ जाए, किसमें आ जाए, अल्पमत में सरकार आ जाए, जब सरकार के पास उतना बहुमत ना हो तब आपके लिए आता है। तो इसके लिए कम से कम लोकसभा में सदस्यों की संख्या 50 चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है, 50 चाहिए होती है। जैसे कि अभी जो है आपका 272 प्लस आपकी सीटें चाहिए हैं लोकसभा में आपको अपनी सरकार बनाने के लिए, 252 प्लस। अगर कभी को आपका कोई डिसाइड कर ले, कुछ लोकसभा के सदस्य डिसाइड कर लें कि हमें हटना है, तो कम हो जाए, तो अगर विपक्ष को पता चल जाए तो वो क्या करे, 50 सदस्यों की मदद से अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया जाने वाला देश कौन सा है, जल्दी से आंसर करें सभी लोग, और साथ ही साथ सेशन को, लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो क्या होगा इसका सही आंसर, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया जाने वाला देश कौन सा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, चीन और भारत, और आपका पाकिस्तान और भारत। देखिए बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझने वाला जो प्रश्न है। देखिए आपका भारत और चीन मैकमोहन रेखा द्वारा अलग होते हैं, साथ ही साथ एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी आपकी चीन और भारत के बीच में ही है, ठीक है। एलएसी आपका किसके किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में है एलएसी, और साथ ही साथ मैकमोहन रेखा भी है इसमें। और ये बनाई कब गई थी, ठीक है, मैकमोहन रेखा आपकी 1914 में अंग्रेजों के समय में आपका ये खींची गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपकी डुरंड रेखा है, कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में आपके रेड क्लिफ है,
रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच में ही, भारत पाकिस्तान के बीच में आपका रेड क्लिफ भी है और साथ ही साथ आपका एलओसी भी है। ठीक है, एलओसी आपकी जो है आजाद कश्मीर क्या कहते हैं पीओके, और भारत में अमित शर्मा साहब क्लास तो चल रही है क्या? क्लास की और भी किसी के साथ में प्रॉब्लम है जल्दी से बताइए। सभी की क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, जल्दी से बताएं सभी लोग। और भारत और बांग्लादेश के बीच में 0 डिग्री भी रेखा है, जो आपका 0 डिग्री रेखा है जो त्रिपुरा को अलग करती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? देखिए तो हो सकता है अमित साहब आपके यहाँ जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो देखिए आपको बताना है कि चांद की तरह प्रावस्थाएं जो है दिखाने वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, चांद की तरह प्रावस्थाएं, प्रावस्थाएं के मीन्स होता है कि जिस तरीके से चांद जिस फेजेस में चलता है, जैसे कि आपका चांद जो है पृथ्वी के चारों तरफ जिस फेजेस में चलता है, ठीक है, आपका मून क्या उसी तरीके से आपका उसी तरीके से कौन सा ग्रह चलता है? शुक्र चलता है, प्लूटो चलता है, बृहस्पति चलता है, या फिर मंगल चलता है? तो 112 नंबर प्रावस्थाओं का मतलब होता है कि देखो चांद जो है अपनी धुरी पर, चांद जो है अपनी धुरी पर जितना इसका झुकाव है उतना ही झुकाव आपका इनमें से कौन से ग्रह का है, और वह सूर्य की तरफ क्या उन्हीं फेजेस में घूमता है, जैसे कि उसी सेम उसका कार्यकाल है। ठीक है, सेम उसका क्या कार्यकाल कह रहे, सॉरी, टाइम ऑफ पीरियड है आपका चक्कर लगाने का। ठीक है, इस तरीके की जो आपकी फेजेस हैं जो उसी तरीके की हैं जो कि आपका आपका मून की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी जो चांद की तरह जो फेजेस होते हैं वो किसके हैं? वीनस यानी कि शुक्र के हैं। ठीक है, और शुक्र का जो धरातल दिखाई पड़ता है वो सघन बादलों जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और एक बात ध्यान रखें, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अब आपको जो है मिलाना है इस प्रश्न, इस सूची को आपको मिलाना है दोनों में। जल्दी से आंसर करें सभी लोग कि तिरुचिरापल्ली लोकोमोटिव, विशाखापट्टनम टैंक फैक्ट्री, आवड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग, चितरंजन जहाज निर्माण। जल्दी से आंसर करें सभी लोग कि आप इनमें से देखो भारत के जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, तो इनमें आपको बताना है विशाखापट्टनम क्या इसमें क्या होता है, अवाडी में का आवड़ी में क्या होता है, चितरंजन में क्या होता है, या तिरुचिरापल्ली में क्या होता है। सभी लोग जल्दी से मिलाएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें इसके सही प्रश्न की, इसके सही आंसर की, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो तिरुचिरापल्ली में क्या है आपका हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग है। ठीक है, यानी कि ए आपका 3 हो जाएगा। अब देखो इसी से आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, लेकिन मिला लेते हैं आपका विशाखापट्टनम में जो है जहाज निर्माण होते हैं, जहाज का निर्माण होता है जैसे कि विक्रांत वगैरह का हुआ था। आपडी में जो है आपका टैंक फैक्ट्री है, आपडी में आपका टैंक फैक्ट्री है, और चितरंजन में आपका क्या है? लोकोमोटिव कार है। तो इसका सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया आंचल आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया, और क्या कहते हैं अमित शर्मा बिल्कुल सही आंसर, निशा पाल बिल्कुल सही आंसर दिया। सारे लोग जो है लगातार बने रहे हमारे साथ और शेयर तो जरूर करते रहे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले से नहीं लगती? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके 4 जिले हैं लेकिन चारों की सीमा आपस में नहीं लगती। अगर किसी ने आपका इससे पहले आपका किसी ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा इससे पहले ज्योग्राफी का, तो मैंने उसे बताया था इस बात को।
तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सही प्रश्न की तो हो जाएगा आपका पौंडीचेरी। क्या हो जाएगा, पुडुचेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके 4 जिले हैं, 2 जिले आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। आपके 2 जिले किसमें हैं, आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। आपका एक जिला आपका केरल में है और आपका एक जिला किसमें है, आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो एक जिला किसमें है, आपका तमिलनाडु में है और इनके चारों जिलों की आपस में सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। जब भी आप मैप को सही से देखेंगे तो आपको दिखेगा आपका एक जिला आपका माहे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एनम आपका यहाँ पर मिल जाएगा, एनम। ठीक है, पौंडीचेरी और एक जिला आपको आंध्र प्रदेश के करीब मिल जाएगा। तो ये आपके जो है सही आंसर हो जाएगा आपका पौंडीचेरी। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार मैप जरूर देखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, जल्दी से आंसर करें सभी लोग। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, जल्दी से आंसर करें सभी लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। एक सहकारी समिति के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का जो है चाहिए होगा। देखिए अगर हम बात करें इसका सही आंसर की तो क्या हो जाएगा, कम से कम सहकारी समिति के गठन के लिए 10 सदस्यों की जरूरत होती है। यहाँ सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका यूपी सहकारी समिति, आपका समिति जो एक्ट आया था वो कितने में आया था, 1965 में आया था। ठीक है, कितना, 1965 में आया था। ठीक है, तो इसमें कम से कम 10 सदस्यों को होना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अमित शर्मा बिल्कुल सही आंसर, नेमिस बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को सीमा चीन के साथ लगती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्योंकि अभी जो है चीन के साथ में बहुत ज्यादा विवाद हुआ है। तो अभी आप, तो इसीलिए जो है ऐसे प्रश्नों पर विशेष तौर से आप ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा किन्नौर। ठीक है, किन्नौर हो जाएगा और इसको एक और नाम से जाना जाता है, देवताओं की भूमि। ठीक है, देवताओं की भूमि के नाम से इसे जाना जाता है, देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये शिमला के करीब करीब में, और यहाँ पर मान्यता के अनुसार यहाँ पर कौन आया था, आपके पांडव आए थे। पांडव जो है, पांडव जो है आपके पांडवों ने यहाँ पर बसेरा किया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, तो आंसर करें सभी लोग कि आपको बताना है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, जो हार गए थे उसका उनका गांधी जी ने समर्थन किया था। तो देखिए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, आपका पट्टाभी सीतारमैया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका त्रिपुरी जो सम्मेलन हुआ था, त्रिपुरी सम्मेलन आपका 1939 में, इसके अध्यक्ष चुने गए थे आपके कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन गांधी जी के विवाद के चलते उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद किसे बना दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया। सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले और सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आपके नेहरू जी जो थे आपका 1929 में लाहौर अधिवेशन में बने थे, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। आपको बताना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन कौन होगा, जल्दी से आंसर करें। तो देखिए, अगर बात करें हम इस प्रश्न की तो क्या हो जाएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो कौन था इनका सही आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनको आपका 1853 में 1853 में इनको क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले यही आपके बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना गया था। सॉरी, यहाँ पे 1853 ना होकर के 1833 हो जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट के द्वारा इनको क्या किया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते थे। तो आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा का अंत किया था। साथ ही साथ आपका ठगी प्रथा का अंत किया था, ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने किया था। और साथ में राजा राम मोहन राय से साथ मिलकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका स्थाई बंदोबस्त की स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था इन्होंने शुरू करी थी। और आईसीएस की परीक्षा के लिए इनको जनक माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो इनके समय में आपका जो है ट्रेन का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर हुआ था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, जल्दी से आंसर करें कि आपका निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, नवजीवन का, गुजरात टाइम्स का, मराठा का, जनसत्ता का। जल्दी से आंसर करें, इसी सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें 119 नंबर क्वेश्चन की तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नवजीवन। ठीक है, नवजीवन का जो है किसने किया था, आपका नवजीवन का आपका गांधी जी ने इसका संपादन किया था। और कब किया था, आपका 1919 में नवजीवन का संपादन किया था। और जो दो भाषाओं में आता था, किस दो भाषाओं में आता था, आपका हिंदी में आता था और साथ ही साथ आपका गुजराती में, हिंदी और गुजराती में इसका संपादन किया जाता था। गांधी जी का एक और आपका हरिजन नाम से भी आता था, हरिजन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह थे, या फिर गुरु अंगद देव थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, आपके सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जो कि आपके 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु अंगद देव सबसे कम उम्र में आपके बने थे, सबसे कम उम्र में। ठीक है, सबसे कम उम्र में जो आपके गद्दी पर बैठे थे, गुरु की गद्दी पर। गुरु तेग बहादुर जो थे आपके 5वें गुरु थे, जिनको आपको औरंगजेब ने जो है जिनको जो है फांसी लगवा दी थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या फिर जौनपुर। ठीक है, आपका भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में या फिर जौनपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग, फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या फिर जौनपुर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने,
अनुज मिश्रा साहब बिल्कुल सही आंसर बताया। और आपका औरंगाबाद में और किसने बनवाया था? आपका औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी की याद में। आपकी इनकी बीबी कौन थी? इनकी बीबी थी राबिया उद दौरानी। ठीक है, राबिया उद दौरानी इनकी बीबी का नाम था। ठीक है, तो इनकी याद में इन्होंने आपका जो है बीबी का मकबरा बनवाया था। और इसको उसकी ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल की नकल कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरी इसको आपका ब्लैक ताजमहल के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे, सूफी थे, फारसी हिंदी लेखक के विद्वान थे, इतिहासकार थे, या उपरोक्त सभी थे? ठीक है, जल्दी से आंसर करें सभी लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे। जल्दी से आंसर करेगी। तो देखिए भाई, सूफी संत भी थे, इतिहासकार भी थे, और फारसी हिंदी के विद्वान भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त में से सभी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखिए आपका इसमें क्या है कि इसमें दो लोग शामिल हैं। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के नाम से जो आपका जी आपका क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। क्या था आपका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने दुर्ग समझ करके, क्योंकि आपका युद्ध के समय बहुत सारे सैनिक आपके उसमें जाकर के छिप गए, तो आपका दुर्ग समझकर आपने इसको नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके वेद पुराण और साथ ही साथ भारत का साहित्य जलकर नष्ट हो गया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए भाई, गुप्त वंश है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गुप्त वंश है। किस विजयों के कारण? आपका देखो मॉर्निंग में भी शायद आपका इसके बारे में चर्चा की गई थी कि आपका अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और आपका समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण से भारत को बचाया था। हुड़ों के आक्रमण के बचाया था। और चंद्रगुप्त, इसमें दो हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे उनका इंपॉर्टेंट काम थे आपकी कुमार देवी से शादी करना, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, इसी की अगर हम बात करें, आपका द्वितीय की अगर बात करें, इन्होंने इनकी विक्रमादित्य की उपाधि पूछी जाती है। विक्रमादित्य की उपाधि पूछी जाती है। और इनके दरबार में नवरत्न थे। इनके दरबार में क्या थे? नवरत्न थे, जिसमें आर्यभट्ट थे, कालिदास थे, बरामीर थे, भरूची थे। तो यहाँ से भी इनके दरबार में नवरत्न थे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कालीबंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका देखो कालीबंगा में घग्गर नदी के किनारे है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, घग्गर नदी के किनारे है। चट्टान की कटौती की वस्तुकला थी, बंदरगाह था, कपास की खेती, या फिर मिट्टी के पात्र यहाँ पर मिले थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जल्दी से आंसर करें सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर जो आपके मिट्टी के पात्र जो इसके यहाँ पर मिले थे, वह आपके अद्भुत थे। ठीक है, जो मिट्टी के पात्र मिले थे वो अद्भुत थे। वैसे आपका कालीबंगा में आपकी चूड़ियों के लिए कांच की क्या सॉरी आपकी मिट्टी की चूड़ियां भी यहाँ पर मिली थी। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए नहीं था आपका ये निशा जी, प्रसिद्ध नहीं था। आपका मिट्टी के पात्र के लिए ज्यादा फेमस। वैसे कपास की खेती के भी साक्ष्य कालीबंगा में मिले थे। और यह भारत में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? भारत राजस्थान में स्थित है। और अभी जो पूछा गया था, जो राजस्थान के किस जिले में है? आपका हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ही आपका जो है बिल्कुल समझिए की ऑफ सक्सेस है आपके लिए। तो बस एक्सप्लेनेशन को आप लोग जरूर देखते रहें, क्योंकि आपका सबसे बड़ी जो आपकी यूट्यूब से पढ़ने की जो कमी रहती है, तो एक्सप्लेनेशन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ही आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना कहाँ पर शुरू की गई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। भले जी 2019 में शुरू कर दी गई थी, लेकिन आपको बताना है कि सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में शुरू कर दिया, और जे आपका समुद्र के अंदर नहीं है, जे आपका हुगली नदी के किनारे है आपका। ठीक है, हुगली नदी के किनारे आपका अंडर वाटर ट्रेन परियोजना को शुरू किया गया है। ठीक है, और यह आपकी मेट्रो परियोजना है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कोलकाता। तो आज की हमारी जीके की क्लास में इतने ही प्रश्न लिए थे, और आप सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और जो है एक्सप्लेनेशन को और बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए, इसका सजेशन आप सभी लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। और जल्दी जल्दी आपकी ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हों शाहजहाँपुर के हैं, तो वो जो है आपका पढ़ने ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं सभी लोग। और आपका लगभग आपका 20 से 21 तारीख तक आपका यानी कि परसों से आपकी ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो सकती है। आप सभी लोग जो नीचे नंबर चल रहा है आपका 9794782230 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के लिए। तो अभी जो है क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर हो सकता है आपका अगली क्लास लगभग आपके 11 बजे से जो है आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास आपकी शुरू करी जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से हम 11 बजे मिलते हैं, तब तक के